को प्रेस करने के बाद में, इस बटन को दबाने के बाद में ये जो दोनों इमारतें ये झरने की तरह 28 अगस्त की दोपहर में धराशायी हो जाएंगी। और इस बटन को कौन शख्स दबाएंगे, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ब्लास्टर हैं चेतन दत्ता जी, बातचीत करते हैं। चेतन जी, ये बताइए क्या पूरी तैयारियां हैं, किस तरीके से आप लोग ब्लास्ट करेंगे? तैयारियाँ आज तक हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। एज पर एक्सप्लोसिव लोड करना था, पूरा एक्सप्लोसिव लोड हो गया है और कनेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक प्रोसेस ऑफ चेकिंग चल रहा है जो अप टू 2:30 बजे तक 28 अगस्त तक वो प्रोसेस चलता रहेगा। अभी अंकल जो ने मुझे बताया कि कल मुझे उनके साथ 32वीं मंजिल पे ऊपर तक जाना है और हमें सभी कनेक्शंस को चेक करना है। एंड इवन ऑन संडे द डे ऑफ ब्लास्ट हम सुबह 7 बजे एक बार फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक ईच एंड एवरी बिल्डिंग में सभी कनेक्शंस को चेक करेंगे। और एज पर काम की और तैयारियों का कंसर्न है, सभी तैयारियां कंप्लीट हैं और हम सिर्फ 28 अगस्त 2:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे होंगे आप, बटन आपको दबाना है, इतनी बड़ी मंजिलें हैं, कुतुब मीनार से ऊंची है, भारत में पहली बार होने जा रहा है, तो क्या फीलिंग आपके अंदर चल रही है इसको लेकर? क्या तैयारियां हैं, साहस है, नर्वसनेस है, क्या फील हो रहा है? सब कुछ है। अच्छा, साहस है, एंथुसियाज्म है, बहुत खुशी है कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू उत्कर्ष मेहता एंड मयूर मेहता कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतना बड़ा चांस दिया। बट कहीं ना कहीं नर्वसनेस तो है ही। मैंने इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग देखा है, द ब्लास्टिंग प्लान पे मैंने खुद एक्सप्लोसिव लोड किया और मैंने अपने हाथ से खुद लग के अपनी टीम के साथ यहाँ काम किया है। मैं वेरी मच श्योर कि जो ब्लास्टिंग प्लान है, जो ब्लास्टिंग डिज़ाइन है, दैट विल श्योरली वर्क एंड बिल्डिंग विल फॉल इन द सेफर साइड। बट फिर भी आप जानते हो आदमी का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से एक रात पहले उसको नींद नहीं आती चाहे उसने पूरी तैयारी की हो। सेम पोजीशन है, एक मन में डर तो है ही। मन में डर तो है। अच्छा, ये बताइए कि कोई प्लान भी तैयार है कि प्लान भी तैयार है, प्लान बी पे काम भी हो रहा है, लेकिन जो मैंने इनका वर्किंग स्टाइल देखा है, मैं बता रहा हूँ, जो मेरी टीम ब्लास्टर थे मेरे साथ जो एक्सप्लोसिव को लोड कर रहे थे होल्स में, आफ्टर उनके लोड करने के बाद बिफोर स्टेमिंग ऑफ द होल्स में क्या होता है, फाइनल होता है, तो स्टेमिंग ऑफ द होल से पहले 3 लेयर्स ऑफ चेकिंग चल रही थी। 3 ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द जेट डेमोलिशन उस चार्जिंग को चेक कर रहे थे। उसके बाद कनेक्शंस जो हुए हैं उसको बार बार चेक किया गया है। आई एम वेरी मच श्योर and I'm very much sure, I'm 101% sure the first plan will work. There will be no need of plan B. अच्छा, ठीक है सर, आखिरी मेरा है कि एक बार ज़रा थोड़ा आप बताइए कि किस तरीके से आप वो बटन दबाएंगे 28 अगस्त की दोपहर 2:30 पर, और कैसे ये जो पीछे बिल्डिंग खड़ी है धराशायी हुई? इसी टाइप का एक नया डिवाइस रहेगा जो रहेगा एक्चुअली, दिस इज लाइक ए डायनमो रहता है। 2 वायर्स जो बिल्डिंग से हमारी प्रेसिंग साइड तक आएंगी, उन दोनों को इन वायर से कनेक्ट किया जाएगा और कनेक्ट करने के बाद इस नॉब को रिवॉल्व करके हम लोग करंट जनरेट करेंगे इसमें। एंड जब करंट जनरेट हो जाएगा, यहाँ एक लाइट ब्लिंक करेगी एंड जैसे लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट करेगी, सिंपली ये बटन प्रेस करना है, ये बटन प्रेस हो जाएगा। जैसा बताया चेतन जी ने, सिंपली जैसे ही ये बटन प्रेस हो जाएगा वैसे ही आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 32 मंजिला और 29 मंजिला ये जो नोएडा के जो 2 ट्विन टावर्स हैं, जो भ्रष्टाचार की ये जो 2 इमारतें हैं, ये झरने की तरह भरभरा करके रविवार को दोपहर 2:30 पर झरने की तरह नीचे गिर जाएंगी। और आखिर इस बटन को दबाने वाले जो शख्स हैं वो चेतन दत्ता हैं, जो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो ग्रीन बटन आपने देखा, जिसको दबाते ही ये 32 मंजिला इमारत धराशायी हो जाएगी। हम इस वक्त बालकनी वाले एरिया में खड़े हुए हैं, जहां से मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3700 किलोग्राम जो विस्फोटक है वो यहाँ पर लगाया गया है। अब ऐसे में जब बड़ा धमाका होगा, जब ये पूरी बिल्डिंग धराशायी की जाएगी, तो जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट आसपास की बिल्डिंग्स पर होगा, क्योंकि इसके आसपास और भी बिल्डिंग्स मौजूद है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये फाइबर के जो पर्दे वो लगाए गए हैं, फाइबर के ये पर्दे यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जैसे ही एक्सप्लोजन हो, यानी कि जैसे ही धमाका हो, तब इसका ज्यादा असर अन्य चीजें या अन्य बिल्डिंग जो यहाँ पर मौजूद हैं उस पे ना हो। जियो फाइबर के ये पर्दे यहाँ पर इस बिल्डिंग को ढकने के लिए लगाए गए। इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम योगी ने नोएडा ट्विन टावर गिराए जाने को लेकर एक मीटिंग भी की है। नोएडा ट्विन टावर को लेकर सीएम योगी की तरफ से निर्देशित किया गया है, ट्विन टावर ध्वस्त करने को लेकर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए,
सूबे के मुखिया की तरफ से ये दिशा निर्देश इस मीटिंग के बाद दिए गए। तो देखिए, नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त करने का काम 28 अगस्त को 2:30 बजे किया जाएगा। उससे पहले आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में ये कहा गया है कि सुरक्षा मानक जो भी है, जो भी सेफ्टी मेजर्स है, उनका पालन सही तरीके से किया जाए, जिसका सीधा सीधा मकसद ये है कि जो आसपास की बिल्डिंग्स है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 32 तस्वीरें हैं जो अलग अलग एंगल से ली गई है। ये ड्रोन तस्वीरें हैं जो आपको ये बताएंगे कि ट्विन टावर हर तरफ से कैसा दिखता है। ये देखिए, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, इसी तरीके से ये 32 तस्वीरें जो ट्विन टावर के अलग अलग एंगल्स को बताती है। कुछ तस्वीरें आगे की हैं, कुछ पीछे से ये ट्विन टावर कैसा दिखता है उसको बता रही हैं, तो कुछ अलग अलग एंगल्स पर ली गई हैं, जिसमें 30, 60, 90 डिग्री एंगल्स पर ये तस्वीरें खींची गई हैं। ड्रोन तस्वीरें हैं ये। ध्वस्त करने से पहले हर पैमाने पर इसकी जांच की गई है, कैसे बिल्डिंग गिराई जाएगी, कैसे ये पूरा मलबा नीचे आएगा, क्या डायरेक्शन होगा इस बिल्डिंग के गिरने का, और आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे इसलिए भी सारे इंतजाम किए गए। चारों तरफ से जो बिल्डिंग है उसे जियो फाइबर से ढक दिया गया है। तो ये 32 तस्वीरें। तो देखिए, अब हम वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये डेटोनेटर लगाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3700 किलोग्राम विस्फोटक जो है इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए लगाया गया है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी धमाके होने हैं, जिसके बाद ये पूरी बिल्डिंग 9 सेकंड के अंदर धराशायी हो जाएगी। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, फाइनल तैयारियां कर ली गई हैं, अब सिर्फ अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें लगातार वो सर्किट जो यहाँ पर लगाए गए हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तमाम हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए आपको कि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको किस तरह की जो प्रिकॉशंस है वो रखनी है। साथ ही हमारे साथ जो आलोक भौमिक जी हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उनकी क्या बारीकियां हैं। साथ ही नवीन भटनागर जी भी हमारे साथ हैं जो आपको ये समझाएंगे कि कौन कौन से इमीडिएट इम्पैक्ट हो सकते हैं जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये डेटोनेटर, ये जो हम देख रहे हैं, इसको जरा एक्सप्लेन करिए किस तरीके से काम करेगा। एक्चुअली जो चार्ज लगाया गया है ये प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है और करीब लगभग 10,000 होल किए गए बिल्डिंग में, और इसमें जो है डेटोनेटर्स, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स लगाए गए और इनको सबको आपस में कनेक्ट करके जो बैटरी पॉइंट है, इग्निशन पॉइंट है, जहाँ से हम इसको स्पार्क देंगे तो उस तक इसको जोड़ा गया है। अब इसमें क्या होता है कि बराबर हमें बड़ा ध्यान देना होता है कि इसके कनेक्शन पूरे लगे हैं या नहीं है, कहीं लूज तो नहीं हो गया, कहीं कोई किसी वजह से छूट गया हो या टूट गया हो या कोई ब्रेकेज हो गया हो या कुछ सबोटाज हो गया हो या कोई ना कोई चीज़ हो गई हो, तो उसको एन मोमेंट तक यानी 28 तारीख को सुबह 10 बजे तक हमें कंप्लीशन रिपोर्ट ले लेनी है, कंफर्मेशन ले लेनी है। उसके बाद वहाँ से फ्लैग ऑफ होके और जो हमारे अभी दिखा रहे थे हरे बटन वाले जो ऑपरेटर हैं, जो वहाँ पर ऑफिसर हैं, उनको दे दिया जाएगा और वो फिर अपनी कार्रवाई डिमोलिशन की। अच्छा नवीन जी, आपने बताया कि सर्किट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सारे सर्किट वर्किंग हैं या नहीं। इन केस अगर यहाँ पे कोई लूप होल रह जाता है, यहाँ पे कोई सर्किट काम नहीं करता है इन वक्त पे, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बहुत खतरनाक काम है, यही खतरनाक काम है। कई जगह हुआ है, अफ्रीका में भी और भी कई जगहों में हुआ है, जो वो सर्किट ब्रेक हो गए पहले ही, कनेक्शन पूरा कनेक्ट हुआ नहीं, तो उससे क्या हुआ कि वो उधर का उतना हिस्सा टेढ़ा हो गया। बिल्डिंग जो बजाय अभी वाटरफॉल के होनी है, जो हम गिराएंगे ये वाटरफॉल होगा, और अगर हमारा ज़रा भी गलती हो गई, ज़रा भी आपका उधर से हमारा ब्लास्टिंग में कमी रह गई या वहाँ तक करंट नहीं पहुँचा, वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ, तो बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर लोड ज़्यादा है बिल्डिंग के ऊपर, और वो टेढ़ा होकर बिल्डिंग काफ़ी बड़ा आसपास की बिल्डिंग्स के ऊपर गिरेगी
और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, जिसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। 28 अगस्त को 12 बजे तक इंस्पेक्शन होगा। 2:30 बजे बिल्डिंग गिराई जानी है, लेकिन 12 बजे तक ये सारी चीजें जो हैं वो चेक की जाएंगी। हमारे साथ आलोक भौमिक जी भी हैं, सिविल इंजीनियर हैं। आलोक जी, इस तरह की बिल्डिंग्स को गिराना कितनी बड़ी चुनौती होती है, और जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं इंसानों के लिए भी और साथ ही एनवायरमेंट को बचाने के लिए, उन्हें आप कितना काफी पाते हैं इस पूरे केस में? हाँ, नमस्कार। एक्चुअली ऐसी टॉल बिल्डिंग जो है 100 मीटर टॉल बिल्डिंग जब गिराते हैं, पर्टिकुलरली इस केस में ट्विन टावर है, 2 बिल्डिंग इकट्ठे गिराने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब इट्स ए इंजीनियरिंग चैलेंज। और मैं कहूँगा कि उसमें 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें देखने हैं। एक तो है सेफ्टी ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, जो पहले जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखा होगा टू इंश्योर कि जो एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत ही करीब हैं उस पर कोई ज़्यादा डैमेज ना हो। इवन दूसरी चीज़ है वाइब्रेशन। आई मीन जब एक 100 मीटर की 32 मंजिला बिल्डिंग गिरती है तो उससे जो वाइब्रेशन होता है वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है सराउंडिंग एरिया का। तो मेरी समझ से वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लिए होंगे, और मैं साइट पे गया भी था 16 तारीख को, और मैंने देखा कि वो बेसमेंट में इन्होंने कुछ पैडिंग किया है जिससे कि वाइब्रेशन को कंट्रोल हो सके। तीसरी चीज़ है नॉइज़। जो नॉइज़ पोल्यूशन इसमें होगी उसकी भी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। और मुझे मालूम है कि कुछ अंदर जो इन्होंने जो एक्सप्लोसिव लगाए हैं कॉलम्स में, उस पे उन्होंने जियो टेक्सटाइल की रैपिंग की है 3 लेयर में, ताकि उस टू सम एक्सटेंट उसका कंट्रोल हो। प्लस सराउंडिंग इंटायर बिल्डिंग के चारों तरफ भी एक अलग से जियो टेक्सटाइल रैपिंग की हुई है। तो नॉइज़ मेरे समझ से टू सम एक्सटेंट कंट्रोल होगी, बट कितना कंट्रोल होगा ये तो वक्त ही बताएगा जी। लेकिन मुझे मालूम है कि इन्होंने नॉइज़ मेजरमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन सराउंडिंग बिल्डिंग्स में किए हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा किस लेवल का नॉइज़ फाइनली हुआ है। तीसरी चीज़ है डस्ट पोल्यूशन, और उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है। साइंटिफिक कोई असेसमेंट नहीं हुई है, और मेरी समझ से डस्ट पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैटर ऑफ कंसर्न है जी। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि डस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाया गया है, लेकिन मेरी समझ से इसमें और भी कुछ करना चाहिए था। मैंने 2-3 विदेशों में फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस के डेमोलिशन में मैंने देखा है कि उन्होंने वाटर जेट और एक्सप्लोजन और वाटर जेट दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ किया है ताकि डस्ट पोल्यूशन को बिल्कुल ही कंट्रोल काबू में पा सके। बट ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हो रहा है। और कुछ सेफ्टी ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर इज आल्सो इम्पोर्टेंट आलोक जी। और क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया है डस्ट, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो जाहिर तौर पर एक बड़ा गुब्बार धुएं का होगा, मलबा होगा और बहुत सारे पार्टिकल्स जो यहाँ से बाहर निकलेंगे। स्वाति जी, इसी बात का जिक्र करते हुए मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि जो डस्ट होगी, ऐसे लोग जो कि सांस की बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं या अस्थमा जैसी उनको बीमारी है, वो इससे कैसे ओवरकम करेंगे? क्योंकि फिलहाल तो ये पूरा एरिया खाली कराया जा रहा है, लेकिन जब शिफ्ट होंगे तो हम समझ सकते हैं कि कुछ दिन तक इसका इम्पैक्ट होगा। क्या प्रिकॉशंस? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस पूरी गतिविधि से काफी दिन तक उस पूरे वातावरण में काफी सारे पार्टिकुलेट मैटर, स्पेशली जो 2.5 और 10 होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक भी होते हैं, वो वहां पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे वातावरण में, और उनसे काफी नुकसान, खास तौर से ऐसे वर्ग को हो सकता है जो कि पहले से जिनको हार्ट की समस्या है, लंग की समस्या है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि इन लोगों के लंग्स उतने अच्छे डेवलप नहीं हुए होते हैं या उतने अच्छे हेल्दी नहीं होते हैं कि जल्दी जल्दी जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको चर्न आउट कर पाए। इसलिए खास तौर से कुछ चीजों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। एक तो
सबसे पहली चीज है मास्क। N95 या N99 मास्क की ऐसे खास तौर से जरूरत होगी, क्योंकि जो एयर के पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको रोकने के लिए आपको यही मास्क की जरूरत होगी, जो ज्यादा से ज्यादा इनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इस वक्त बाहर निकल करके कोई भी एक्सरसाइज जो है, आप वॉक के लिए जाते थे, जॉगिंग के लिए, साइकिलिंग के, इन सब चीजों को आपको अभी रोकना पड़ेगा। खासतौर से बच्चों को भी बाहर खेलने से अभी आपको कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये वातावरण में रहता है और जब हम खास तौर से कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम और ज्यादा, जो हमारी सांस की गतिविधि होती है बढ़ती है, तो हम और ज्यादा हवा को अंदर लेते हैं, तो ये पोल्यूटेंट्स जो है और ज्यादा अंदर जाने की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही बहुत अच्छे लेवल का हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना होगा, यानी कि पानी और तरल पदार्थ जो है वो अच्छी मात्रा में सेवन करने की जरूरत होगी, क्योंकि जितना हम इन चीजों का सेवन करेंगे उतनी जल्दी जो पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर में जा रहे हैं वो बाहर निकल सकेंगे। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जैसे कि अपनी विंडोज हैं, डोर्स हैं, जो चिमनीज हैं, एग्जॉस्ट हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, इन सबको हमें अच्छी तरह से सील करना होगा कि यहाँ से जो बाहर की प्रदूषित हवा है वो अंदर घर के अंदर नहीं आए, और जो इंडोर पोल्यूशन की हम बात करते हैं उसका उसका जो लेवल है वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये एक प्रयास वहाँ के जो पास के रिहायशी एरिया में जितने भी लोग हैं उन सबको ये करना पड़ेगा। साथ ही हम ऐसा कर सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं जो कि ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे एलोवेरा है या स्पाइडर प्लांट्स हैं, कुछ उनका हम प्रयोग जो है इस वक्त थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ताकि घर के अंदर जो वातावरण है वो उतना ज्यादा प्रदूषित ना हो। और कुछ चीजों का सेवन करें, जैसे कि जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और खास तौर से देखा गया है जैसे शहद है या गुड़ है या जो अदरक है, तुलसी है, ये सब चीजें हमें खास तौर से जो वायु से होने वाला प्रदूषण है उसका जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है उससे बचाव करते हैं। इसलिए इन चीजों का प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी। और जो लोग पहले से पीड़ित हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एक तो अपनी दवाइयां नियमित रूप से लें, और अगर कभी भी ऐसा लगता है कि जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है या छाती में बहुत दबाव महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा खांसी महसूस हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके जो भी आपको इमीडिएट मेडिसिन लेने की जरूरत है जिससे कि आपको तुरंत जो है आराम मिले, वो इनहेलर्स हो सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स या तरह तरह की और मेडिसिन होती हैं जिनका हम प्रयोग ऐसी स्थिति में करते हैं, तो वो सब उनको लेने की जरूरत होगी। तो जरूर अपने डॉक्टर से परामर्श ठीक है, तो करें ये और सारे इन जो चीजों का हेल्थ मेजर्स हैं वो लेने की ज़रूरत है, यानी कि सेहत से जुड़ी हुई सावधानियां जो आपको रखने की ज़रूरत है जब अगर आप वहां पर रहते हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। बच्चों का, बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखना है आगे हम जानेंगे डॉक्टर स्वाति से, लेकिन एक बार फिर से हम आपको वो 32 तस्वीरें दिखा देते हैं जो अलग अलग एंगल से ली गई हैं। 32 एंगल से, ये अलग अलग एंगल से हर तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि कैसे ये ट्विन टावर आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, फिर अलग अलग डायरेक्शन से ये तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैप्चर की गई हैं कि ये ट्विन टावर हर तरफ से कैसा दिखाई देता है। 32 एंगल से ये तस्वीरें ली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरों में आपको ट्विन टावर के आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, कुछ तस्वीरों में ट्विन टावर के पिछले हिस्से को दर्शाया गया है। दो ये टावर्स है, जो एक 29 मंजिला है और एक 32 मंजिला इमारत है, और जब ये धराशायी होगी तो किन बातों का ध्यान रखना है, इस लिहाज से ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। अलग अलग एंगल से 32 तस्वीरें ली गई हैं।